इस कैंपेन स्वस्थ नारी निदा फाजिले का जो कि माँ के लिए है कि पेशेवर है उसका जो मजा है वो क्या होता है, तो यही नारी सशक्त परिवार जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लैरियन कॉल धार मध्य प्रदेश से दी है, जिसकी डायरेक्शन हमें ऑनरेबल एलजी साहब ने जब ये फंक्शन कंसीव किया गया, एलजी सर ने हमें डायरेक्शंस कुछ दी। उसमें सबसे पहली ये डायरेक्शन थी कि इस फंक्शन को और पर्टिकुलरली औरतों की हेल्थ को सबसे अहम तरीन इम्पोर्टेंस और क्रेडेंस दी जाए। आप जानते हैं 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक 15 दिन का एक सेवा पर्व मनाया जा रहा है और उसमें प्रशासन के सभी विभाग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज इस सेवा पर्व के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये पर्व केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी असली कर्तव्य की याद दिलाता है। आज से शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, जिसका नाम आपने कई बार सुना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, को निजी तौर पर मैं इस वर्ष के सबसे बड़े समर्पित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में देखता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपने सुना, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को भी सुना। इन सबने इस अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस अभियान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिनका जिक्र भी मेरे पहले भी हुआ, कैंसर हो, एनीमिया हो, टीबी हो, सिकल सेल हो, उनकी स्वास्थ्य जांच, सिविल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और स्वच्छता और जागरूकता का कार्यक्रम, स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन अभियान भी शामिल होने वाले हैं। इस अभियान के तहत विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में एनीमिया, एनसीडी, पॉलिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए आयुष उपचार पर भी ध्यान दिया जाए, ये बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि 11 वर्षों में इस देश में नारी की गरिमा स्थापित करने के लिए नई सोच के साथ देश की बहनें माताएं कैसे सशक्त हों और भारत की समृद्धि में कैसे अधिक से अधिक योगदान दें, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहर से लेकर गांव तक, बड़े बिजनेस से लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश में जो बदलाव हुआ है उसकी प्रमुख वाहक बनकर के आज देश की नारी शक्ति बढ़ी है। मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से विचार करें तो भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की आज दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि 3-4 बातें मेरे ध्यान में आती हैं। एक तो 140 करोड़ आबादी के भारत को सबसे आवश्यक है तेज आर्थिक विकास, जो पिछले 11 वर्षों में देश ने देखा है। दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए और आने वाले मुझे लगता है 2-2.5 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने।
इस तेज आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों और गरीब लोगों तक पहुंचे, ये इस देश के समावेशी विकास के लिए बड़ा आवश्यक था। और इसका ध्यान जो भी नीतियां भारत सरकार ने बनाई हैं उसमें विशेष रूप से रखा गया है। उन कार्यक्रमों का जिक्र आपने पहले भी सुना है, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। और इसी का प्रतिफल है, अगर आप विचार करेंगे तो 90 के दशक के पहले हमारे देश के बारे में दुनिया में जो धारणा थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्लो थी, बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती थी। आज तमाम विपरीत चुनौतियों के बावजूद दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं और उसका लाभ समाज के गरीब लोगों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को विशेष रूप से मिल रहा है। और इसी का प्रतिफल है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खात्मा। भ्रष्टाचार एक ऐसे रोग की तरह हमारे देश में था, मुझे लगता है कि अब ऐसा सिस्टम बना है, मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से, सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफी कम हो गई है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ा भारी संकट इस देश पर है आतंकवाद का, जिसने मुझे लगता है कि इस देश को काफी पीछे धकेलने का काम किया, चाहे वो नक्सलवाद हो या धर्म के आधार पर चलने वाला आतंकवाद हो या पूर्वोत्तर के राज्यों का आतंकवाद। पिछले 10-11 वर्षों में हमने देखा है कि कर्नाटक और केरल के छोटे हिस्सों में थोड़ा बहुत आतंकवादी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से मोटे तौर पर आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, जिनका सपना था कि नेपाल तक हम जाएंगे, वो भी मृतप्राय हो गया है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। इस आतंकवाद को समाप्त करना मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी अनिवार्य है और देश के लिए भी अनिवार्य है। आतंकवादी कई तरह के, कुछ सीधे लोगों की जान लेते हैं गोली चला करके, कुछ है जो वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करते हैं और कुछ है जो उनकी आर्थिक मदद करते। तो इन दोनों को भी आप आतंकवादियों से कम मत मानिए। और मुझे लगता है कि केवल सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन या पुलिस ये काम नहीं कर सकती। जब तक समाज के लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करने वाले आतंकवादी, नैरेटिव बनाने वाले आतंकवादी और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, मैं समझता हूं ये उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो गोली चलाकर निर्पराध और निरीह लोगों की जान लेते हैं। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भी हमें आज के अवसर पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और तब जो लक्ष्य लेकर के हम चलना चाहते हैं, विकसित भारत आज देश का रिजल्ट बन गया है। विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा, और जम्मू कश्मीर विकसित तभी होगा जब मुझे लगता है कि हम भी तेज गति से हमारा आर्थिक विकास हो और उस विकास का लाभ कुछ चंद लोगों को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को मिले, जम्मू कश्मीर के जरूरतमंद आदमी को मिले। और तीसरा, विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी, शांति तभी रहेगी जब आतंकवाद समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि इस पर भी मेरा निवेदन होगा कि सबको निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। अब महिलाओं का जहां तक सवाल है, याद है लोगों को टॉयलेट के लिए संघर्ष करना पड़ता था, खासतौर से हमारी बहनों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज देश में और जम्मू कश्मीर में, देश में अगर देखें तो 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक जल से नल पहुंच गया है।
दैनिक जीवन के संघर्ष से अनेक बहनों को ग्रामीण इलाकों में मुक्ति मिली। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते अपने स्वास्थ्य और आंख को जोखिम में डालने वाली बहनें, मैं समझता हूं कि उज्ज्वला योजना के कारण करीब 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ हमारी महिलाओं को हुआ है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगाकर क्या क्या नहीं करना पड़ता था। आज देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन गए हैं और इसका लाभ मुझे लगता है कि माताओं बहनों को बिना चिंता के मिला है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी मिट्टी के तेल के दिए और लौ से अनेक परिवारों में बहनों की जिंदगी चलती थी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाने में देश में जम्मू कश्मीर में सफलता मिली है। 3 दशक तक ऐसी अनेक प्रथाएं थी जिनके कारण बहनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। ऐसी अनेक प्रथाएं मैं समझता हूं कि देश में समाप्त कर दी गई हैं। पीएम मुद्रा योजना में अभी जिक्र मेरे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। 52 करोड़ से अधिक अकाउंट होल्डर्स हैं और उसमें 70% अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं। वो इंटरप्रेन्योर बनी है पिछले 11 वर्षों में। जनधन योजना के तहत 10 करोड़ 66 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम से शुरू हुए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण की 73% लाभार्थी देश की बहनें माताएं हैं। और स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो 50,000 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला इंटरप्रेन्योर डायरेक्टर जरूर है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़कर अब अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हुई हैं। और जम्मू कश्मीर में मुझे प्रसन्नता है कि 9 लाख से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार तथा समाज और जम्मू कश्मीर में भी परिवर्तन लाने में योगदान दे रही हैं।